हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम करने वाले हैं एफ कैट के लिए एक मिनी मॉक टेस्ट। मिनी मॉक टेस्ट बोले तो एग्जाम में 100 क्वेश्चन रहते हैं, मैं यहाँ पे 50 कराऊंगा उसी रेशियो में ऑलमोस्ट। ठीक है। और देखो, रेगुलर तो नहीं पॉसिबल है फिलहाल। पॉसिबल देखो हो जाता है, बट हमारे पास एफ कैट के बच्चे नहीं है, तो हमारी मेहनत ज़्यादा जाती है। ठीक है, वेस्ट हो जाती है। तो हमारे कुछ जो स्टूडेंट्स हैं पुराने वाले, उनकी डिमांड पे मैं ये वीडियो को बना दे रहा हूँ कि कुछ मॉक टेस्ट ऑल्टरनेट डे पे मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगा। ठीक है। बाकी अगर सेक्शनल कहोगे मैथ्स की स्पेशली प्रैक्टिस कराने की, तो मैं 20-20 क्वेश्चंस की वीडियो रेगुलर अपलोड कर सकता हूँ, वो भी ए टू जेड स्टडी पे नहीं। हम लोग जो नया चैनल अभी बनाए हैं, इस पे एक भी वीडियो है नहीं। 4000 सब्सक्राइबर है हमारे पास। ठीक है, इसके अंदर तो हम यहाँ पे ना आपको अपलोड कर देंगे। और हम एडुकेटर्स को ऐड करना शुरू कर रहे हैं अभी। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारे एग्जाम्स के लिए मॉक टेस्ट ही इस पे ऐड होंगे, क्योंकि इसकी वेबसाइट भी खोलोगे ना, mockjunctions.in। ठीक है, तो आपको दिखेगी उस पर भी कमिंग सुन का वो दिखेगा, मतलब इंटरफेस पे लिखेगा कमिंग सुन। ठीक है, तो ये जो सीन है हमारा, हम यहाँ पे रेगुलर आपको एफ कैट की मॉक जंक्शन पे करवा देंगे। आप सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है हमारा। ठीक है, और उसकी पीडीएफ भी मॉक जंक्शन के टेलीग्राम पे ही अपलोड कर देंगे। नया नया सब कुछ बन रहा है, तो वहां पे बिल्कुल भी लोग नहीं। आप इनको ज्वाइन करो। एफ कैट की रेगुलर 20 क्वेश्चंस की मैथ्स की क्वेश्चन करा दूंगा, जहां से जो भी मेनली तो प्रॉब्लम मैथ में ही आता है बच्चों का स्पीड में, तो वो सभी चीजों को मैं सिखा दूंगा आपको। ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो इसको। सिर्फ इस पे मॉक टेस्ट ही होगा, इस पे कोई बेसिक क्लासेस नहीं होंगी। एक यूनिक कॉन्सेप्ट में लेके आया हूँ, एक ऐसा चैनल जहाँ पे सिर्फ ऑलमोस्ट एग्जाम्स के मॉक टेस्ट मिलते रहे बच्चों को। ठीक है, धीरे धीरे उसको हम एक्सपैंड करेंगे, लाइक उसकी ऐप बनाना, वेबसाइट्स वगैरह लॉन्च हो रही है, वो सभी चीजें काम चल रहा है, बट उस पर आपके लिए आपसे ही शुरुआत करते हैं। ठीक है, चलो हम क्या कर रहे हैं ना, पहला क्वेश्चन देख रहे हैं इंग्लिश में। इसमें कह रहा है अंडरलाइन जो है यहाँ पे बताओ कि इन ऑप्शंस में से किसको हम ला सकते हैं। अगर इनमें से ऑप्शन में कोई भी इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है यहाँ पे, तो नो इंप्रूवमेंट चूज कर लो। मतलब क्या है ना कि देखो, अंडरलाइन वाला पार्ट अगर जो बच्चा रिपीटर है उसको समझ में आ रहा होगा, जो जिसने एग्जाम नहीं दिया है ना, वो थोड़ा सा डाउट में होगा क्या करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पढ़ा करो, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव इन केस नो इम्प्रूवमेंट इज नीडेड, योर आंसर इज डू। ठीक है, आंसर इज डी, मतलब इसका एक दूसरा विकल्प चुनो, ऑल्टरनेट चुनो। क्या दूसरा ऑप्शन हो सकता है जो सही होगा? अगर लग रहा है कि नहीं बिल्कुल गलत, ये सब कुछ ठीक है, तो नो इम्प्रूवमेंट चूज कर लो। बट बच्चा एक चीज देखो यहाँ पे, द पुलिस इंक्वायरी हैज टू ब्रिंग टू लाइट सम शॉकिंग फैक्ट्स। ठीक है, इसमें देखो एरर क्या है, हम क्या समझते हैं हैज के बाद क्या होता है। हैज के बाद ना हम डायरेक्टली V3 का यूज करते हैं। ठीक है, तो उस इंक्वायरी ने क्या किया, हैज ब्राउट। ठीक है, तो ऑप्शन में भी देख लो, हम ए को क्यों नहीं यूज कर सकते। हैज के बाद टू हटा के ब्रिंग ला रहा है, तो वो तो यूज नहीं कर सकते हम लोग। अब बी में और सी में क्या फर्क है भाई, तो इन दोनों में ये फर्क है ना, देखो ये ब्रिंग टू लाइट होता है या फिर ब्रिंग टू लाइट्स होता है, ये चीज समझाओ। एक ईडीएम है ना, ब्रिंग टू लाइट मतलब किसी चीज को प्रकाश में लाना, सामने ले आना, फैक्ट को जो भी है। ठीक है, जो छुपा है उसको सामने ले आना, तो ब्रिंग टू लाइट होता है। तो वो लाइट्स तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो ए कट गया हमारा, सी कट गया, बट इसमें एरर है जब, तो हम बी को चूज करेंगे ना बच्चा, सिंपल से ब्राउट टू लाइट, सब्जेक्ट और उसके वर्ब के अकॉर्डिंग, वर्ब और उसके हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग। इसमें से पूछ रहे ना कि चूज द करेक्ट स्पेलिंग, गाइडेंस का सही स्पेलिंग क्या है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ वीडियो को पॉज करके, मैं बहुत ही थोड़ा सा स्पीड में चलने वाला हूँ। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और फिर भी किसी को स्लो लग रहा है तो वो स्पीड बढ़ा ले। ठीक है, फिर से बताओ इस अंडरलाइन के अंदर जो वर्ड लिखे हुए क्या वो सही है। अगर वो सही, सॉरी सही नहीं चूज करना है, एक ईडीएम है ये। ठीक है, कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ईडीएम फॉर द अंडरलाइन वर्ड। ये एक ईडीएम है, नैरो एस्केप। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है वो बताओ। अगर मेरे को नैरो एस्केप नहीं लिखना रहता, ठीक है, तो मैं किस ऑप्शन को इसमें चूज कर लेता कि वो फिट हो जाता है इस ऑप्शन के अंदर। तो भाई नैरो एस्केप का मतलब क्या होता है, बाल बाल बचना। अगर किसी चीज से बच रहे हो तो बहुत ही कहते हैं ना भाई बाल बाल बचे, आज तो हमारी खटिया खड़ी हो सकती है। ठीक है, तो होता है इसको क्लोज से। ठीक है, मतलब बाल बाल बचना। फिर एक क्या एक वर्ड है ये जो है ना ब्रैकेट के अंदर, इसके अंदर चूज करना है आपको क्या एरर है। तो ठीक है, नई एरर है तो ऑप्शन बी में लिखा है नो इम्प्रूवमेंट, उसको चूज कर लो। अगर ऑप्शन में पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, एज सी वाज एट अ टू ग्रेट डिस्टेंस टू हियर आई हैड टू रिपीट एवरी वर्ड। पहली चीज इसमें एरर देखो क्या है, ये टू है तो ये इसका पेयर टू आएगा, ये चीज बिल्कुल भी 100% सही है। ठीक है, अब ये मत सोचना ना कि नहीं नहीं टू तो हटा दो, ये क्यों आया है, नहीं ये आएगा क्योंकि टू का पेयर ही टू बनता है, पता है।
यहाँ पे आप ये मत सोचना कि यहाँ पे सो वगैरह वगैरह कुछ आएगा नहीं, सो का तो डेट बनता है। तो यहाँ पे टू टू वाला जो आपने पढ़ा होगा ना, रिमूव टू, तो ये चीज तो ठीक है, इनके पेयर में कोई भी एरर नहीं है, तो ये सही है। तो भाई एरर कहाँ पे है, इम्प्रूवमेंट क्या करनी चाहिए मेरे को, तो इसमें तो ठीक है, तो क्या हम नो इम्प्रूवमेंट चुन ले, नहीं ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ एरर है। एक फ्रेज होता है, बोलोगे हैं क्या फ्रेज होता है, एट टू ग्रेटर डिस्टेंस, इसका मतलब क्या होता है, एट टू ग्रेट अ डिस्टेंस, इसका मतलब होता है ना काफी दूरी को डिनोट कर रहा होता है, वो शो कर रहा होता है, काफी दूरी को बताना होता है ना, तो इंग्लिश का फ्रेज है एट टू ग्रेटर डिस्टेंस। तो उसको क्या है, ऑप्शन ए के अंदर डायरेक्टली इसमें ईडियम ही आपसे भरवा रहा है, एक तरीके का फ्रेज ही भरवा रहा है, ठीक है, और कुछ नहीं। फिर इसमें एक सिंपल सा क्वेश्चन है, एक्टिव वॉइस बताओ, द मनी शैल हैव बीन विड्रॉन फ्रॉम द बैंक बाय टुमारो, ठीक है, इसके अंदर क्या हो सकता है, चार ऑप्शन है। मैं इतना बकबक कर रहा हूँ पता है क्यों, ताकि आप ऑप्शंस को पढ़ लो, अदरवाइज मैं क्वेश्चन आंसर तो इजीली करके चला जाऊंगा। देखो ये कह रहा है एक्टिव वॉइस बताओ, ये ऑलरेडी पैसिव में है बच्चा, पैसिव में है। अब देखो यहाँ पे शैल हैव बीन विड्रॉन, अब बीन विड्रॉन शैल हैव, देखो हैव बीन और V3 कब आता है, जब हमारा एक्टिव में हैव के साथ V3 हो। तो अब एक्टिव में हैव के साथ V3 कहाँ पे है, वी आर गोइंग, भाई पॉसिबल ही नहीं है, ये कंटिन्यूअस टेंस को शो कर रहा है। शैल विड्रॉ, भाई हमारा हैव कहाँ गया, ये भी नहीं होगा। अब देखो शैल बी विड्रॉइंग, ये भी गलत है, क्यों, क्योंकि शैल के बाद ठीक है हमको हैव प्लस V3 खोजने का है, उसके बाद हम शैल वेल को छोड़ो, पहले हैव प्लस V3 खोजो जो इसके अंदर है, सिंपल ना, ऑप्शन सी है। आगे देखो भाई क्या कह रहा है इसके अंदर, ठीक है, देखो एक्चुअली ना बच्चा इसको प्यार से PQRS बोल देता है, बट ये PQRS नहीं है, ठीक है, इसको हम PQRS नहीं कहते हैं, इसको या तो आप जंबल सेंटेंस कहो या फिर सेंटेंस अरेंजमेंट कहो, जो भी कहते हो इस तरीके से कहो, PQRS कुछ नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन तो मान लो PQRS ABCD कर देंगे तो क्या करोगे, बोलोगे ABCD पूछा था नहीं ना, तो फिर ठीक है, इसको चलो अरेंज करो, क्या है अरेंज करने के कुछ नियम पता है आपको, हम ना सेंटेंस को ना देखते हैं एंड पहले करते हैं। ये अगर मान लो इस सेंटेंस को क्या हम एंड में लिख सकते हैं, क्या कोई सेंटेंस का अंत एंड से होता है, नहीं, मतलब क्यू से अगर कोई ऑप्शन एंड कर रहा है वो चूज मत करना, तो बोलोगे कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ, किसी चीज की इंपॉर्टेंस बता रहे हैं तो ऑफ करके एंड थोड़ी करेंगे, आगे कुछ ऐड करेंगे, मतलब आर से भी एंड नहीं हो पाता है, तो ये चीज क्लियर हो गया। तो भाई ऑप्शन सी को तो हम काट ले रहे हैं। अब एक चीज समझ में आ गया ना कि हम ऐसे से शुरुआत नहीं करेंगे, बिकॉज ऑप्शन ए बी एंड डी सबके अंदर एस एंड कर रहा है, ये चीज तो कंफर्म हो गया कि अब तो ठीक है। चलो एस हमारा एंड में जाने वाला है, एक्सरसाइज इज मेंटेनिंग गुड हेल्थ, अब ये जो जाने वाला हमारा एंड में जाएगा, तो अब या तो स्टार्टिंग पी से करेगा या क्यू से करेगा, ठीक है ना। अब देखो एक चीज मैं बोलता हूँ, द रिसर्च पेपर एनालिसिस, ठीक है, अब जो रिसर्च पेपर है वो किस चीज का एनालिसिस कर रहा है, तो अगर मैं ये बोलूँ ना कि ठीक है ऑप्शन ए और बी के अकॉर्डिंग में चलूँ, तो ऑप्शन ए में कह रहा है आर को कर दो, ठीक है, और बी में कहता है ना कि कुछ मत करो, आर के बाद पी से तो स्टार्ट ही नहीं है, और डी में कहता है क्यू को कर दो। तो मैं रिसर्च पेपर जब कर रहे हैं हम लोग, द रिसर्च पेपर एनालिसिस, ठीक है, तो रिसर्च पेपर को एनालिसिस किया जा रहा है, तो क्या समझ में आ रहा है, द रिलेशनशिप बिटवीन डाइट एंड व्हाट, तो कह रहा है डाइट एंड डिजीज, ठीक है। अब डाइट एंड डिजीज, फिर कह रहा है ना इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज इन मेंटेनिंग गुड हेल्थ। तो भाई अगर पूरे सेंटेंस को पढ़ोगे ना तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, बट एक चीज मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा, ठीक है, अगर हम सब ग्रामर के अकॉर्डिंग चले, तो ग्रामर के अकॉर्डिंग कैसे चलेंगे, हम एक एक लाइन का हिंदी करके, क्योंकि जब ऐसे सब कुछ लगे ना कि इससे भी स्टार्ट हो सकता है उससे भी, तो हम ग्रामर का मदद लेते हैं। क्या कह रहा है, द रिसर्च पेपर एनालिसिस, ठीक है, रिसर्च पेपर क्या एनालिसिस करता है भाई। अब ये अगर मैं बोलना चाहूँ ना, द रिलेशनशिप बिटवीन डाइट एंड वॉट, किसी दो चीजों के बीच में ना ये क्या कर रहा है, एक तो रिलेशनशिप निकाल रहा है बिटवीन की चीज के, डाइट एंड व्हाट, डाइट एंड, अब पी के बाद अगर हम क्यू करते तो ऐसा कोई ऑप्शन है डी में, तो अगर ये कह रहा है डाइट एंड डिजीज एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज इन मेंटेनिंग गुड हेल्थ। अब तो ये चीज तो समझ में आ रहा है ना कि देखो कुछ हो ना हो, लेकिन ये समझ में आ रहा है कि आर और एस एक साथ आएंगे, क्योंकि देखो कह रहा है द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज इन मेंटेनिंग गुड हेल्थ। तो देखो इंपॉर्टेंस किस चीज की भाई, एक्सरसाइज की, क्यों भाई, गुड हेल्थ को मेंटेनिंग करने में। तो ये समझ में आ रहा है कि आर के बाद कहीं ना कहीं एस आएगा, ऐसे आप निकाल सकते हो, आर के बाद एस इन दोनों में आ रहा है, ठीक है। अब मैंने जब पूरा पढ़ा तो मेरे को डायरेक्टली ये तो समझ में आ गया, लेकिन एक चीज और बोल रहा है, ये कह रहा है द रिलेशनशिप बिटवीन डाइट एंड द रिसर्च पेपर एनालिसिस। भाई इन दोनों के बीच में कोई संबंध बैठ रहा है क्या, रिलेशनशिप बिटवीन डाइट, मतलब डाइट और रिसर्च पेपर में क्या ही आप रिलेशन निकाल रहे हो,
तो फिर वो थोड़ा सा गंदा लग रहा है। ये हो सकता है ना, ये देखो रिसर्च पेपर ही कुछ चीजों को बताएगा, बात समझ में आ रहा है? जो रिसर्च पेपर के एनालिसिस है वही आगे कहानी को बढ़ाएगा। क्वेश्चन से समझना, इसका मतलब पी से ही स्टार्ट होगा और आर एस से एंड हो रहा है, तो ऑप्शन डी फॉलो कर रहा है। वैसे मैं चाहता तो इसको सिंपली, मेरे को आंसर पता था मैं पढ़ के सुना देता, बट मैं आपको एलिमिनेट करने का तरीका बता रहा हूँ कि हम ऑप से एंड नहीं करेंगे सवाल को, इसलिए सी आंसर नहीं करेंगे। और देखो इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज इन मेंटेनिंग गुड हेल्थ, एक ऐसा सेंटेंस बनने की 100% पॉसिबिलिटी है, तो आर और एस एक साथ आके एंड कर रहे हैं क्वेश्चन को, तो इस हिसाब से ना बी एंड डी बन सकता है। और देखो द रिलेशनशिप बिटवीन डाइट और रिसर्च पेपर के एनालिसिस के बीच में कोई संबंध ही नहीं बनने वाला है, तो क्यू के बाद पी आने का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इस तरीके से एलिमिनेट करने का सीखो आप, ठीक है, वरना ये काफी टाइम लेगा और गलत भी हो जाएगा। इसके अंदर एरर खोजो, ये सेंटेंस देखने में जितना ही बड़ा है उतना ही ईजी है। क्या कह रहा है? एज अ स्किल्ड ऑडिटर ही विविड इलस्ट्रेटेड द ये क्या इंट्रिकेसीज ऑफ द कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक थ्योरी masterfully engaging the audience's imaginations and enhancing their understanding of the subject matter। इसके अंदर भाई एरर कुछ दिख रहा है क्या? हम एक चीज जानते हैं ना कि देखो एडवर्ब किसके लिए जनरली यूज होता है भाई? हमारा वर्ब के लिए। तो ये क्या है? ही विविड इलस्ट्रेटेड नहीं, वो क्या होता है? विविडली इलस्ट्रेटेड। किस तरीके से भाई उसने इलस्ट्रेट किया? तो ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? वर्ब को। तो एडवर्ब आने वाला यहाँ पे, सिंपल सा ना लॉजिक है, पकड़ लिए होते आप, विविडली हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। विविडली का मतलब होता है जीवंत तरीके से, लग रहा है कि हाँ एकदम रियल है, जिंदा है, उस तरीके का। चलो फिर क्या है? डिलेक्टेबल का पूछ रहे एंटोनिम क्या होता है? डिलेक्टेबल का मतलब क्या होता है पहले तो वो बताओ। डिलेक्टेबल का मतलब होता है ना लाइक जो चीजें बहुत ज्यादा अच्छा लगे, जिसको हम शुद्ध हिंदी में ना रमणीय बोलते हैं, बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है, ऐसे है, मतलब जो मन को पसंद आ रहा है, उसका एंटोनिम बताओ। देखो ऑप्शंस को पहले पढ़ा करो, मान लो अगर हिंदी नहीं भी पता होता ना, ऑप्शन को देखो। ये क्या है? प्लेंटीफुल, प्रचुर मात्रा में, मतलब ठीक है, एक एनफ चीजें हैं, मतलब पॉजिटिव वाइब दे रहा है ये। डिलाइटफुल मतलब डिलाइट मतलब खुशी, एक पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, ठीक है, वाइब दे रहा है। अच्छा चलो ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव चीजें हैं। फ्लेवरफुल मतलब क्या? ठीक है भाई उसके अंदर कुछ फ्लेवर है, तो अच्छी बात है ना, मतलब वो पॉजिटिव वाइब दे रहा है। अब ये कह रहा है डिस्टेस्टफुल, डिस्टेस्टफुल मतलब क्या भाई? उसके अंदर टेस्ट वेस्ट नहीं है, तो ये निगेटिव वाइब दे रहा है। तो हम इस तरीके से जब नहीं पता होता ना, 90% केसेस में अगर आंसर कर दें कि एक अलग टाइप का वाइब दे रहे हैं, ठीक है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, अगर इतना पढ़े होगे तो ही हो पाएगा ये। किसी किसी सिचुएशन में होता है ना कि इसका हिंदी नहीं समझ में आ रहा, बाकी का पता है, तो हम इस तरीके से चूज कर लेंगे, लेकिन कभी कभी गलत भी हो सकता है ये, ठीक है। बट अगर आपको कंफर्म पता है, ठीक है, इसका मतलब ये है, तो फिर चूज करो इस तरीके से, और आंसर सही भी है उसका। आगे क्या कह रहा है ना, देखो क्या है, अप्रोप्रिएट क्या पूछना है? प्रीपोजिशन फिल करना है इसके अंदर। रीताज मदर डिड नॉट अप्रूव डैश हर रिटर्निंग होम सो लेट एट नाइट, ठीक है। अब देखो अप्रूव के साथ क्या प्रीपोजिशन आता है भाई? बहुत सारे लोग फोर सोच रहे होंगे, बल्कि ये ऑफ आता है, अप्रूव ऑफ, ठीक है। किसी भी सेंटेंस में अप्रूव के साथ क्या आएगा? ऑफ प्रीपोजिशन का आप यूज करने वाले हो, ये चीज थोड़ा सा माइंड में लेके चलना। फिर है एरुडाइट का, आपसे सिनोनिम पूछ रखा है। एरुडाइट का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा विद्वान टाइप का इंसान, जो विद्वान हो, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हो, नॉलेजेबल हो, ठीक है। चलो बाय द वे नेव का मतलब सरल होता है, सीधा, सिंपल का मतलब वही होता है। आगे इग्नोरेंट का मतलब तो पता ही है, क्या मैं बोलूं, सिंपल सा डेली यूज होने वाला सेंटेंस है वो। वन वर्ड पूछ रहा है आपसे, डन विदाउट कॉन्शियस कंट्रोल या फिर अनइंटेंशनल, मतलब देखो वैसा काम जो बिना किसी इंटेंशन के, बिना किसी इरादे के किया गया हो। अगर मान लो ना कोई चीज कहते हैं ना कि ये वॉलंटियर है, मतलब ये काम इसने अपनी इच्छा से किया है, तो इनवॉलंटियरी लगा देंगे ना, तो वो क्या हो गया? अपनी इच्छा से नहीं, वो अनइंटेंशनली हो गया है, ठीक है, तो उसको कहते हैं इन लगा दो वॉलंटियर के पहले। आगे देखो, फिर इसके अंदर देखो भाई क्या है, आपको वो कहते हैं ना क्लूज टेस्ट, क्लूज टेस्ट है आपका, ओके, क्लोज टेस्ट है बच्चा। अच्छा एक चीज मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, अच्छा ठीक है, मैंने हटा दिया था कुछ कुछ जो लिखा था, जैसे देखो यहाँ पे ये लिखा है ना बार बार जो चीज, वो मैं सोच रहा था इधर वाला कहाँ गया, तो वो हटाया हुआ था। देखो ये क्या कह रहा है ना, किसके अंदर क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक नंबर 1 नंबर में आपको फिल करना, ठीक है। क्या फिल करोगे? पूरा पहले पढ़ लिया करो। क्लोज टेस्ट बनाने के लिए तो मेरा ये पर्सनल मानना है कि क्लोज टेस्ट जब भी आता है ना सेंटेंस एग्जाम के अंदर, तो आप इसको शुरू से लेके एंड तक, आपको हिंदी ना भी करने आए ना, तो 2-3 चीजों को ध्यान दो। ये किस टेंस में जा रहा है, टेंस क्या मेनली यूज्ड है उसके अंदर,
फिर ये क्या पॉजिटिव वाइब दे रहा है, नेगेटिव वाइब दे रहा है। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव चीजें चल रही हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं चीजें हम पॉजिटिव तरीके से लेंगे आगे, ठीक है। किसी को मारने फिरने ऐसा करके तो नहीं आ रहा है ना बार बार चीजें, ठीक है। किस टेंस में जा रहा है, किस सेंस में जा रहा है, ये सभी चीजों को एक बार ऊपर ऊपर ले लो, ठीक है। मतलब कुछ ना भी समझ में आए तो इतना चीज तो समझ में आ जाएगा, पढ़े लिखे हो। चलो पढ़ते हैं जो क्या कह रहा है। व्हेन मिस्टर स्मिथ जो है वेंट टू अ रेस्टोरेंट वन डे ही लेफ्ट हिज कोट नियर द डोर, ठीक है। ठीक है, चलो एक दिन क्या होता है, मिस्टर सुमित सॉरी स्मिथ सुमित नहीं स्मिथ जो है रेस्टोरेंट में जाता है, और क्या होता है उसका लेफ्ट सॉरी वो ही लेफ्ट हिज कोट नियर द डोर, वो अपना कोट जो है ना डोर के पास क्या कर देता है, छोड़ देता है, ठीक है। देयर वॉज डैश इन द पॉकेट्स वेन ही लेफ्ट इट, ओके। जब उसने इसको छोड़ा था तो उसके पॉकेट में क्या था भाई, डैश था। सो ही वॉज वेरी सरप्राइज वेन ही टुक हिज कोट आफ्टर हिज मील। जब वो क्या करता ना, मील मतलब खाने के बाद, रेस्टोरेंट में क्या तो खाएगा ना, खाने के बाद जब अपना कोट को लेता है तो वो सरप्राइज हो जाता है, क्यों। एंड फाउंड द डैश फुल ऑफ ज्वेलरी, अब वो कुछ पाता है जिसमें कि बहुत ज्यादा ज्वेलरी रहता है, ठीक है, कोट के अंदर। देयर वॉज अ वेटर नियर द डोर, वहां पे वो रहता है, वेटर रहता है डोर के पास। सो मिस्टर स्मिथ सेड टू हिम, मिस्टर स्मिथ क्या बोलता है उसको, समबडी हैज मेड अ मिस्टेक, तो किसी ने गलती कर दी है, ठीक है। क्या गलती भाई, ही हैज पुट समवन सॉरी ही हैज पुट सम डैश इन माई कोट, उसने ना कुछ मेरे पॉकेट में रखा है, सॉरी कोट में रखा है। क्या रखा है अब आगे फिल इन द ब्लैंक्स में देखेंगे, ठीक है, वो नहीं पता। एक आइडिया ले रहे हैं, ओवरव्यू ले रहे हैं। टेक इट, ये ले लो, एंड व्हेन ही कम्स बैक गिव इट टू हिम, तुम ले लो इसको और जब वो आएगा तो उसको दे देना, ठीक है। द वेटर टुक इट एंड वेंट अवे, वेटर लेता और चला जाता। सडनली अनदर मैन केम इन विथ अ डैश जस्ट लाइक मिस्टर स्मिथ, अब जो अनदर इंसान जो है, एक और आदमी अचानक आता है और वैसा ही लेके आता है जैसा कि मिस्टर स्मिथ क्या लेकर आता है पता नहीं, फिल इन द ब्लैंक में फिल करना है। आई एम सॉरी सेड द मैन, वो इंसान बोलता है सॉरी, ठीक है। आई मेड अ मिस्टेक, मेरे से गलती हो गई है, क्या भाई। आई टुक योर कोट एंड यू हैव गॉट माइन, मैंने तुम्हारा कोट ले लिया और तुमने मेरा ले लिया। भाई यहाँ से आइडिया लगा लो कि वो गलती से कोट लेके गया था तो वापस तो कोट ही रिटर्न करेगा ना, थोड़ी वहां पे अंडा दे देगा उसको आके, नहीं, ऑब्वियस सी चीज है। प्लीज गिव मी माई कोट एंड ज्वेलरी, मिस्टर स्मिथ आंसर्ड, देखो वो कहता है हमारा दे दो भाई कोट और ज्वेलरी दे दो, तो मिस्टर स्मिथ क्या कहता है, आई गेव द ज्वेलरी टू द वेटर ही विल गिव इट टू यू, ठीक है। मैंने मैंने वो ज्वेलरी जो है ना वेटर को दे दिया है, अब वो तुमको दे देगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, अब सेंटेंस को पूरा पढ़ते हैं। पढ़ लिया आपने, ऑप्शन को देखो क्या कह रहा है, ऑप्शन ए में क्या फिल करना है, ठीक है। जब वो कह रहे हैं यहाँ से देयर वाज, देखो ये क्या करना है, मिस्टर स्मिथ जब रेस्टोरेंट में गया, ही लेफ्ट हिज कोट नियर द डोर, देयर वाज डैश इन पॉकेट व्हेन ही लेफ्ट, जब उसने छोड़ा था तो उसके पॉकेट में क्या था भाई, उसके पॉकेट में अगर कुछ होता, ठीक है, तो वो पॉकेट छू के सरप्राइज तो नहीं होता, ठीक है ना। तो ऑब्वियस सी चीज है ना कि भाई उसके पॉकेट में कुछ नहीं था, तो यहाँ पे क्या होगा, देयर वाज नथिंग इन द पॉकेट्स, कुछ नहीं था, तभी तो वो सरप्राइज हो गया आगे चल के, भाई कहाँ से आ गया, उस समय कुछ नहीं था जब उसने दरवाजे पे कोट को खोल के रखा था। फिर कह रहा है भाई टू ऑप्शन में चूज करो, कह रहा ठीक है चलो सरप्राइज हो गया, ही टुक हिज कोट आफ्टर मील एंड फाउंड डैश फुल ऑफ ज्वेलरी, अब उसमें उसने क्या पाया भाई, फाउंड द पॉकेट्स, क्योंकि कोट के अंदर पॉकेट्स होंगे, ठीक है। अब बोलोगे पैकेट क्यों नहीं करेंगे, भाई पैकेट थोड़ी होता है, पॉकेट्स होते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है, चीजों को पकड़ा करो, ठीक है। ही टुक हिज कोट आफ्टर हिज मील एंड फाउंड द पॉकेट्स फुल ऑफ ज्वेलरी, उसका जो पॉकेट था वो क्या था, ज्वेलरी से भरा हुआ था, ठीक है। आगे देखते हैं फिर क्या कह रहा है, देयर वाज अ ट्विटर नियर द डोर, डोर नहीं पढ़ते इसको डोर पढ़ते हैं। सो मिस्टर स्मिथ सेड टू हिम समबडी हैज मेड अ मिस्टेक, ठीक है, ही हैज पुट सम डैश इन माय कोट, किसी ने क्या कर रखा है भाई, गलती से क्या दे दिया मेरे कोट में, तो पूरे पैसेज में तो क्या ज्वेलरीज के बारे में बात हो जा रही है, तो उसने ज्वेलरी गलती से रखा होगा और क्या, तो ज्वेलरी रखा उसने, ठीक है। फिर कह रहा है ना, टेक इट एंड व्हेन ही कम्स बैक गिव इट टू हिम, द वेटर टुक इट एंड वेंट अवे, ठीक है, वेटर चला जाता है। सडनली अनदर मैन केम इन विथ अ डैश, मतलब जो दूसरा आदमी आता है वो क्या लेके आएगा, तो कोट ही लेके आएगा ना, वही सेंटेंस में बोला कि कोट जब बदले अदला बदली हो गया, सेंटेंस से समझ में आ रहा था शुरू में ही, तो वापस से कोट लेके आया होगा वो, तो इस तरीके से चीजों को हम भर लेंगे, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं हम लोग, इधर जीके का क्वेश्चन है, थोड़ा स्पीड में चलेंगे। भावावी जो है ना वो कहाँ पे है, ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म ऑफ विच इंडियन स्टेट्स, किस इंडिया के किस स्टेट में भावावी जो है थिएटर है, गुजरात में। हम जीके में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे बिकॉज जीके इज नॉट माई फेवरेट सब्जेक्ट, मैं आपको जीके के अलावा सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करके बता दूंगा, बट मॉक के अंदर जीके में उतना डिटेल में नहीं जाने वाला हूँ, ठीक है।
व्हाट इज द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ ईयर बिटवीन द समर एंड विंटर ओलंपिक्स। देखो समर और विंटर ओलंपिक्स के बीच में कितने साल का डिफरेंस होता है। देखो समर से समर के बीच में 4 इयर्स का, विंटर से विंटर के बीच में 4 इयर्स का गैप होता है, बट एक समर और एक विंटर के बीच में 2 इयर्स का गैप होता है। ठीक है, चलो। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल वाज द सेकंड 5 ईयर प्लान बेस्ड। ठीक है, सेकंड जो देखो जो पंचवर्षीय योजना आपने पढ़ा था ना 5 ईयर प्लान बेस्ड, तो सेकंड जो था वो किस चीज पे बेस्ड था। तो पीसी महालनोबिस थे उस समय के, ठीक है, तो उनके मॉडल पे ही बेस्ड था ये। ठीक है, और ये क्या था भाई, क्यों था, इंडस्ट्रीज को लाने के लिए सेकंड जो 5 ईयर मॉडल आया था उसके लिए आया था। 5 ईयर प्लान जो था इंडस्ट्री को बैठाने के लिए आया था। आगे कह रहा है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एयर ऑफिसर इन चार्ज एडमिनिस्ट्रेशन एट एयरफोर्स हेडक्वार्टर। ये तो जुलाई का ही न्यूज है बच्चा, इसका आंसर पता होना चाहिए। एयर मार्शल एस शिवा कुमार जो है ये चार्ज में आ गए हैं। ठीक है, तो ये चीज समझ में आना। ठीक है, एयर ऑफिसर इंचार्ज एडमिनिस्ट्रेशन जो है अब इनके अंडर में है, एयर मार्शल एस शिवा कुमार के। रिसेंट का न्यूज है, अब ये भी तो रिसेंट का न्यूज है ना। वेयर वाज आईएनएस थमल F-71 कमीशन ऑन जुलाई 1 2025। ये थमल क्या, आईएनएस थमल क्या, एक वॉरशिप है। ठीक है, तलवार जो सीरीज चली थी ना उसी की है। ठीक है, चलो। तो आईएनएस तमल को किस कंट्री ने बनाया था, और ऐसा देखो अभी ऐसा तो न्यूज आ रहा है ना कि अभी ये लास्ट वॉरशिप है जो कि फॉरेन कंट्री से आ रही है। बाकी इसके बाद जो भी बनेगी ना वो इंडिया में बनेगी, मेक इन इंडिया एंड आत्मनिर्भर भारत के अंडर। ठीक है, जो स्कीम थी इसके अंडर अब इंडिया अपना खुद वॉरशिप खुद से बनाएगा, अब किसी और कंट्री से लेने की जरूरत नहीं है। और आईएनएस तमल न्यूज में रहने वाला है, रीजन है आईएनएस तमल को कमीशन किया गया था रशिया के कालिंगराड के अंदर, जो भी इनका नाम है यार, छोड़ो ना नाम पढ़ो, ये रशियन नाम है, कालिनिंग्राड करके नाम है इनका। ये नाम तो कोलकाता मुंबई ये सभी बोलना होता है ना तो बड़ा इजीली हम लोग बोल लेते हैं, लेकिन ये रशियन नाम है, नाम भी उनका वैसा ही है, पूस्तरा पूस्तरा रखते हैं लोग भी। तो ये जो सीन है कालिंगराड करके है, तो समझो यहाँ पे रशिया में जो कि कमीशन किया गया था इसको, और ये लास्ट वॉरशिप है। ठीक है, जो कि किसी फॉरेन कंट्री से बन के इंडिया में आने वाली है। चलो, कह रहा है विच इज द बेस्ट सुटेड क्रॉप्स फॉर ड्राईलैंड। ड्राईलैंड में कौन सा भाई अनाज का या फिर हम लोग खेती कर सकते हैं, चलो बताओ। शुगर केन, जूट, वीट या फिर ग्राउंडनट। तो ऑब्वियस चीज है ना बादाम का, बहुत इजीली हम लोग खेती कर पाएंगे ड्राईलैंड के अंदर। तो डेट इज द ऑप्शन डी, ग्राउंडनट उसी को कहते हैं। फिर कह रहा है इसमें से चलो कॉलम ए एंड बी को मिलाओ, मैच कराओ। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है, राइबोसोम्स का, न्यूक्लियस का, लाइसोसोम्स का। ऑप्शंस हमारे पास यहाँ है, दिमाग लगाओ। पहली बात तो ना चीजों को फटाक से करने की, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, उसको हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, आपको पता होगा। कोशिका का ऊर्जा गृह, हिंदी में आपने पढ़े होगा। तो एनर्जी का जनरेशन करता है वो। तो 1 का डी है क्या कहीं पे, चीजों को पहले ऐसे क्वेश्चन को यूं खोजा करो, बोलोगे 1 का डी यहाँ है, अगर किसी और के अंदर भी 1 का डी होता है ना तो इन बाकी चीजों को हम एलिमिनेट कर लेते हैं सिंपली। ठीक है ना। अब राइबोसोम्स क्या करता है, ये प्रोटीन संश्लेषण का करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है राइबोसोम, आपने पढ़ा होगा। 2 का ए, तो चीजों को इस तरीके से मिला लिया करो। अब जैसे 2 का ए इसमें भी है इसमें भी है, तो ये तो खोजना मुश्किल है, बट अगर माइटोकॉन्ड्रिया पता होता तो चीजों को फटाक से हम कर लिए होते। ठीक है, चलो। तो एक बाकी चीजों को भी देख लो भाई। राइबोसोम हमारा प्रोटीन संश्लेषण करता है, सिंथेसिस करता है, और माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी का जनरेशन करता है, और न्यूक्लियस क्या करता है भाई, रेगुलेशन करता है, एक्टिविटी ऑफ सेल करता है। न्यूक्लियस का काम है, केंद्रक तो नाभि सेल के बीच में ही रहता है। और लाइसोसोम जो है ना डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ सेल, मतलब ये किसी भी सेल का जो है ना डाइजेस्टिव सिस्टम है। ठीक है, लाइसोसोम उसको पाचन करता है। आगे बढ़ते, डी आंसर था उसका। सॉइललेस एग्रीकल्चर इज कॉल्ड व्हाट, मतलब वैसी एग्रीकल्चर, वैसी खेती जिसमें मिट्टी की जरूरत नहीं होती है। आजकल यूट्यूब पे आप सर्च करोगे ना ये चीज़ें तो बहुत ज़्यादा अलग अलग टाइप की ना वो आ रही है, मशीनें आ रही हैं इसकी, इसको हम लोग हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। तो आप यूट्यूब पे सर्च मारोगे ना हाइड्रोपोनिक्स, तो बड़ा मस्त मस्त चीज़ें दिखाते हैं। ऐसे लंबा लंबा पाइप रहेगा, उसमें बड़ी बड़ी गोभियाँ उगा दे रही हैं लोग बिना मिट्टी की, पानी के सहारे से। अब देखने में भी बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहा था, बड़ा बड़ा, उतना तो लोग मिट्टी पे भी नहीं उगा पा रहे हैं। हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। अब पता नहीं इसके अंदर वो मिनरल्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, मेरे को आइडिया नहीं है इसका। ऑब्वियस चीज़ है, जो मिट्टी पे उगने वाली चीज़ें उनमें मिनरल्स ज़्यादा ही रहेगा, बट देखो बिना सॉइल के बनाने जो एग्रीकल्चर हो रही है उसको हाइड्रोपोनिक्स कह रहे हैं हम लोग। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स द फेनोमेनन ऑफ ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। देखो स्टार की जो ट्विंकलिंग्स होती हैं वो उनको क्या, उसको उस घटना को क्या कहते हैं हम लोग, बताओ। सॉरी, घटना को तो कुछ नहीं कहते हैं, वो क्यों होता है ये बताओ। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से हो रहा होता है। क्यों, क्योंकि हमारे जो एटमॉस्फेयर बना है
वो बहुत सारे लेयर बाई लेयर्स बन रहा है, तो जो भी मान लो यूँ कह सकते हैं थिक लेयर है ना जब, और लाइट जब आ रही है अलग अलग लेयर से होके, जो हार्ड लेयर मतलब ये समझ लो लाइट के लिए कुछ चीजें हार्ड होंगी कुछ सॉफ्ट होंगी, मान के चलते हैं चलो यार, तो जहां वो हार्ड होता है वो बेंड कर जाता है, ठीक है, फिर आ रहा है इजिली वो बेंड कर रहा है मान लो, ठीक है, तो वो लगता है ना ऐसा लाइट इस तरीके से आ रहा है, बट वैसा वह कुछ भी ट्विंकल नहीं होता है, ये बेंड करने के वजह से ही ना लगता है कि वो ट्विंकल कर रहा है, ठीक है, तो एक्चुअली वो होता है, उसको कहते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहते हैं, हिंदी में प्रकीर्णन आपने पढ़ा होगा। Who has been appointed as India's new ambassador to North Korea after a 4-year gap? ठीक है, देखो जुलाई 2021 में ना नॉर्थ इंडिया में अपने इंडिया के कोई भी एम्बेसडर नहीं थे, उसके बाद से नहीं है, कोविड के दौरान से जब हटे थे तो नहीं थे, और फिलहाल फिर से चले गए हैं वहां पे आलिया वाती लॉन्गकुमर, ठीक है, और ये लड़की नहीं है, आलिया देख के लड़की मत समझना, आलिया वाती लॉन्गकुमर जो है, मैंने एक बार इनको गूगल फोटो चूज कर देख लो आप, ठीक है, और क्या ही कह सकते हैं, तो ये इनको कंफर्म कर लेना, ठीक है, अगर आपको कोई डाउट हुआ तो, बट मैं कंफर्म कर रहा हूँ आपको, ये मेल ही है, आप आलिया देख के ना फीमेल मत समझना, ठीक है, बाकी फोटो वोटो देखना है तो गूगल करके चेक कर लो, और क्या ही कर सकते हैं। वापस से नॉर्थ कोरिया में क्या ये 4 साल के गैप के बाद अपॉइंट किए गए हैं न्यू एम्बेसडर, ठीक है। अब एक रीजनिंग का एक क्या आगे रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन बाकी हैं, उनको आप करोगे लाइक देखो इस तरीके से CXDWEVFU GTHSIRJQ, ठीक है, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा ये चीज आप बताओ, सिंपल सा फंडा यूज करना, देखो सी में हमने ना 2 ऐड किया है तो ये ई आ गया, ई में 2 ऐड करोगे तो जी आएगा, जी में 2, आई में फिर हम क्या करेंगे 2 ऐड करेंगे तो के मिलेगा मेरे को, तो सारे के से स्टार्ट है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, और इसमें कोई पूछने का चीज ही नहीं है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, के मिल गया ना, अब नेक्स्ट वाले में ऐड करने लगे, भाई ऑप्शन भी देखो सबके लास्ट वाली जो डिजिट सॉरी अल्फाबेट है ना वो डिफरेंट है, तो हम लास्ट वाले में देख लेते हैं क्या कर रहा है, ये 23 नंबर पे होता है, 21 नंबर पे होता है, 19 नंबर पे होता है, ये 17 नंबर पे, सबके बीच में 2 का गैप है ना, तो भाई इसके पीछे 2 गैप जाओगे तो 15 मिलेगा, 15 नंबर पे क्या होता है ये चीज बताओ, वो होता है, तो एंड में वो कहाँ पे है, सी नंबर पे है। आगे बढ़ते हैं, अब ये कह रहा है डॉट वाली जो सीरीज है, बोल रहा है एक्स जो डॉट है ना, ये दोनों डॉट यहाँ पे है, और इसकी तरह ये दोनों डॉट को किसके अंदर प्लेसमेंट कर सकते हैं इसके रूल के अकॉर्डिंग, और बहुत सारे बच्चों को ये रूल पता ही नहीं होता है, ठीक है, तो ये रूल सीखो। अब पहला जो डॉट है वो कहाँ है, दूसरा जो डॉट है वो कहाँ है, ये चीज समझो। अब देखो पहला जो डॉट है ना बच्चा, वो ट्रायंगल के अंदर नहीं आ रहा है, ये जो ये वाला डॉट है वो ट्रायंगल के अंदर नहीं आ रहा है, वो किसके अंदर आ रहा है, ये वाला जो डॉट है देखो ऊपर वाला जो डॉट है वो एक सर्कल और स्क्वायर के अंदर आ रहा है, मतलब ये समझ में आना चाहिए कि एक डॉट को ना मेरे को सर्कल और स्क्वायर के अंदर डालना है, बट ट्रायंगल के अंदर नहीं डालना है। एक जो डॉट है मेरा सर्कल और स्क्वायर के अंदर आएगा, ट्रायंगल के अंदर नहीं आएगा, और जो सेकंड डॉट जो मेरा नीचे है ना ब्लैक वाला, वो तीनों फिगर के अंदर आ रहा है, और जो सेकंड डॉट है ना मेरा वो सर्कल के अंदर भी आ रहा है, स्क्वायर के अंदर भी आ रहा है, ट्रायंगल के अंदर, तीनों के अंदर आ रहा है। वैसा ही प्लेसमेंट करना, अगर मैं ए के अंदर प्लेसमेंट करूं, मेरा सर्कल ऐसे जगह पे है ना कि मैं अगर सर्कल और स्क्वायर के बीच में डाल दूंगा ना तो वो तीनों के अंदर आ जा रहा, मैं बाहर डालूंगा तो ये सर्कल और ट्रायंगल के बीच में आ रहा है, तो मेरे को ये ऑप्शन दिख ही नहीं रहा है कहीं पे जहां सिर्फ सर्कल और स्क्वायर के अंदर डाला जा सके, वैसा कोई फोटो दिख रहा है ए में, पॉसिबल ही नहीं बन रहा है, तो ए ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। 2 में देख लो, सर्कल जो भी है ना ये कंप्लीटली ट्रायंगल से घिरा है, और थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा इधर गैप है भी ना, ठीक है, इधर से थोड़ा सा गैप है भी, तो वहां पे स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर देखो जिस एरिया में है उसके साथ सर्कल अगर ओवरलैप कर रहा है तो भाई उसके अंदर तीनों फिगर आ रहे हैं, तो मेरे को एक ऐसा भी सिचुएशन चाहिए जहां पे सिर्फ सर्कल और स्क्वायर आते हों, तो इस हिसाब से 2 हमारा काम ही नहीं कर रहा है, ठीक है। अब 3 में देखा जाए भाई तो सर्कल के साथ स्क्वायर यहाँ पे आ भी रहा है, जितना पार्ट में आ रहा है ना उतना दूर ट्रायंगल भी आ रहा है, तो क्या ही बनेगा, वैसा भी मेरे को सिचुएशन चाहिए जहां पे दोनों अकेले हों, ठीक है। 4 में देख लो क्या वैसा सिचुएशन है, देख लो यहाँ पे ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, यहाँ पे सर्कल और स्क्वायर अकेले हैं, यहाँ पे ट्रायंगल का कोई रोल नहीं है। फर्स्ट तो हमारा जो है ना कंडीशन अप्लाइड हो गया, सेकंड कंडीशन कह रहा है तीनों के अंदर आना चाहिए, तो देख लो यहाँ पे अगर हम पॉइंट कर देंगे तो ये चीज तीनों के अंदर आ जा रहा है, दोनों कंडीशन अप्लाइड है, तो 4th हमारा करेक्ट आंसर है। सिंपल ना, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। अब आगे आने वाले टाइम में फोड़ दोगे इसको आप। मैंने इसके अंदर नॉन वर्बल के क्वेश्चंस को कम डाले हैं, अगली बार जो मॉक टेस्ट लाऊंगा ऑल्टरनेट डेज पे लाऊंगा, ठीक है, तो उसके अंदर नॉन वर्बल बहुत ज्यादा करा दूंगा। बाकी अगर सेक्शन वाइज रीजनिंग मैथ मेरे से चाहते हो तो मैं उस चैनल पे करा दूंगा मॉक सेक्शन के ऊपर, ठीक है।
क्या कह रहा है, 4 ग्रुप्स ऑफ नंबर आर गिवन, 4 नंबर है जिनमें से आपको ना ऑड चूज करना है, ऑड कौन सा हो जाएगा ये चीज बताओ भाई। 12, 24, 48, ठीक है ये देखो 12 का 2 टाइम्स होता है और 24 का ये 2 टाइम्स है, ठीक है। ये भी देख लो 2 गुना है, 2 गुना है, 2 गुना है, 2 गुना है, ठीक है। बट गाइस देखो ये इसका 2 टाइम्स है बट ये इसका 2 टाइम्स नहीं है, फिर तो ये गड़बड़ हो गया, ओके ना। तो मतलब 3 सीरीज बाकी, देखो ये 3 लगातार जो है ना 2 टाइम्स चल रहे थे एक दूसरे के 2 गुने, बट ये तो फॉलो नहीं कर रहा रूल को, तो ऑप्शन डी ऑड है। आगे देखो कह रहा है अगर 24 को बच्चे हम 72 कह सकते हैं, 53 को अगर हम 153 कह सकते हैं, तो 36 को क्या कहेंगे हम। सिंपल सा फंडा है, देखो 24 को मेरे को ना अगर बनाना है 72, तो 53 को बनाया गया है 152, तो 36 को क्या बना सकते हैं। देखो इसके अंदर दिमाग लगाओगे तो चीजें समझ में आएंगी। देखो भाई 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब कितना होता है, 64 प्लस 8 दैट इज 72। मैं 5 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब करूंगा, 125 प्लस क्यूब है ना ये 27, ठीक है 152 हो जाएगा। मैं यहाँ पे 3 का क्यूब नॉट स्क्वायर प्लस 6 का क्यूब करूंगा, क्यूब करना है, ठीक है स्क्वायर कहीं नहीं करना है। देखो पहले वाले मैंने यहाँ पे स्क्वायर लिखा था, मैंने क्यूब कर दिया, तो 3 का क्यूब 27 और ये 6 का 216 हो जाता है, तो 2 3 और 2 4 एंड 6 6 12 और 1 13, 243 हो जाएगा। ओके चलो ये ऑप्शन सही है। फिर क्या कह रहा है, रवि एंड मोहन आर गुड इन हॉकी, ठीक है एंड वॉलीबॉल। रवि और मोहन जो है मेरे गुड है हॉकी और वॉलीबॉल में। सचिन एंड रवि आर गुड इन क्रिकेट एंड बेसबॉल, ओके। गौरव एंड मोहन आर गुड इन हॉकी एंड वॉलीबॉल। सचिन गौरव एंड ये क्या माइकल आर गुड इन फुटबॉल एंड बेसबॉल। हु आर गुड इन हॉकी एंड वॉलीबॉल। भाई हॉकी एंड वॉलीबॉल के अंदर कौन कौन से अच्छे हैं, ये चीज पूछ रहा है आपसे। तो पहले में देखो क्या है, हॉकी एंड वॉलीबॉल पहले में ही दे रखा है, तो कह रहा है रवि एंड मोहन आर गुड इन हॉकी एंड वॉलीबॉल। तो रवि मोहन यहाँ पे हैं, तो हम इनको कर सकते हैं क्या, बोलेंगे नहीं। सचिन है, इसको कर सकते हैं पता नहीं, इसको कर सकते हैं पता नहीं, अब तो दो दो ऑप्शन है। गौरव का भी शायद था ना ये कहीं ना कहीं वॉलीबॉल के अंदर, ठीक है। तो देखो हॉकी और वॉलीबॉल एक तो यहाँ पे है, इसमें भी गौरव मोहन दोनों हैं, तो इसका मतलब भाई वॉलीबॉल में कौन से आ रहे हैं। पहली बात तो क्लियर है ना कि मेरे करण अर्जुन आए या ना आए, मेरे रवि मोहन आएंगे, ठीक है। और रवि मोहन भी आएंगे और साथ में मेरे गौरव मोहन भी आएंगे, बिकॉज ये दोनों भी हमारे हॉकी और वॉलीबॉल में अच्छे हैं। तो भाई रवि मोहन और गौरव ये तीनों मेरे आएंगे, तो ऑप्शन कहाँ पे है, बी के अंदर है। सचिन वहां नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि सचिन एंड रवि आर गुड इन क्रिकेट एंड बेसबॉल, ही चुट्टा को क्रिकेट खेलने दो। आगे बढ़ते हैं। 31 क्या कह रहा है भाई, देखो इसको बनाओ। ऑल पेन्स आर बुक्स, ऑल इरेजर्स आर बुक्स। भाई वीडियो को पॉज कर लो, बैठे मत रहो, मेरे सॉल्यूशन का दिख ही जाएगा वो, तो अगर बैठे रहोगे तो पॉज करके सॉल्व करो। क्या कह रहा है, ऑल पेन्स आर बुक। मान लो ये पेन का एक सर्कल है, ये सबके सब बुक्स हैं, ये चट्टा सब बुक के अंदर आ गया। फिर कह रहा है ऑल इरेजर्स आर बुक। अब जितने भी इरेजर्स है ना ये भी बुक के अंदर है, बट मेरे पास ऐसा कुछ कंडीशन कहा नहीं कि बुक और पेन का कोई रिलेशन, सॉरी पेन और इरेजर का कोई रिलेशन बताओ, तो मेरे को सबको बुक के अंदर डालने का था, मैंने डाल दिया, सिंपल। ओके सर आगे देखते हैं। अब ये कंक्लूजन्स निकालो इसका। क्या कह रहा है, सम पेन्स आर इरेजर। क्या कोई रिलेशन कहा है एग्जाम के इस क्वेश्चन में, बिल्कुल नहीं, तो हम क्यों चूज कर ले। कह रहा है सम बुक्स आर पेन, तो क्या कुछ किताबें पेन है, ऑब्वियसली चीजें, जो भी बुक्स के पार्ट इतना दूर आ रहा है वो पेन है, तो मतलब दो सही है। ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज है, एक तो फॉलो नहीं करता बिल्कुल भी। आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा देखो ये क्या नाम है, जयाति ट्रेवल्स 12 किलोमीटर द नॉर्थ, ठीक है 12 किलोमीटर नॉर्थ में जा रही है। पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। टर्न्स लेफ्ट एंड ट्रेवल 6 किलोमीटर एंड देन अगेन टर्न्स राइट and covers another 7 kilometer and turns right and travels another 6 kilometer. How far is C from the starting point? Shortest distance. अच्छा जयाति लड़की है, मैं लड़का समझ रहा था इसको। चलो नीचे से इधर ले चलते हैं, पहले इसको नॉर्थ में ले जाओ 12 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ कहाँ जा रहा है भाई, टर्न्स लेफ्ट एंड ट्रेवल 6 किलोमीटर, लेफ्ट इधर होता है हमारा 6 जाएगा, यहाँ से राइट जाने वाला है 7, राइट ले जाओ 7। कह रहा टर्न्स अगेन राइट एंड 6 किलोमीटर जा रहा है, तो ऑब्वियसली इसके पैरेलल आगे खड़ा हो जाएगा बिल्कुल भी। तो कह रहा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताओ, ये डिस्टेंस हमारा 7 है और ये 12 है, दैट इज द 19 किलोमीटर। मैंने मॉडरेट लेवल की रख रखी है इस सेट को। अगर मैं सेक्शनल करा दूंगा ना रीजनिंग मैथ, तो उसमें लेवल अच्छे खासे कराऊंगा और बहुत सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन ही बनेंगे। मिनी मॉक के अंदर क्या ही मैं बोलूँ, इसके अंदर ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन रह गए हैं, नॉन वर्बल क्वेश्चन रह गए हैं,
ठीक है। इन अ क्यू पी इज स्टैंडिंग 15th फ्रॉम द फ्रंट एंड क्यू इज स्टैंडिंग 21st फ्रॉम द लास्ट। R is standing between P and Q. There are 7 students between P and R, whereas there are 6 students between R and Q. Total number of students in the queue are what? ठीक है, तो क्वेश्चन को पॉज करके बनाओ, मैं बताता हूँ। देखो मान लो एक कतार है जिसको क्यू को बोलते हैं, कतार है या फिर लाइन है। इसमें ऊपर से अगर काउंट करोगे P मिल रहा है हमारा 15th नंबर पे, नीचे से काउंट करोगे हमारा Q मिल रहा है 21st नंबर पे। ठीक है, तो ये चीज तो क्लियर हो गया। अब P और Q ही थे ना ये दोनों, तो ठीक है। इनके बीच में कौन है? R इज स्टैंडिंग बिटवीन द P एंड Q। R बीच में है, ओके। और क्या है ना भाई, तो देखो देयर आर 7 स्टूडेंट्स बिटवीन P एंड R। P और R के बीच में 7 बंदे खड़े हैं, P और R को छोड़ के। एंड कह रहा है 6 जो है ना वो R एंड Q के बीच में, तो R एंड Q के बीच में है। अब देख लो P से पहले P हमारा ऊपर P तक हमारा 15 लोग हैं, फिर इधर 7 लोग हैं, और एक R को भी काउंट कर लो, और बाकी के 6 लोग इधर हैं। और नीचे से अगर काउंट कर रहे हैं 21वें नंबर पे बंदा Q है, मतलब वो टोटल 21 लोग हैं। यहाँ से सबको ऐड कर दो, सिंपल सा 7 8 9 और कितना हो जाएगा 6 15 5 0 2 2 4 एंड एक 5 50 हो गया। मतलब टोटल यहाँ पे क्या है भाई 50 बंदे यहाँ पे हैं। आगे देखो मिसिंग नंबर कह रहा है 821 है, 40 है, 779 है, 875 है, 889 है, बीच में 42 है, फिर वॉट है 44 999 है। दिमाग लगाओगे चीजें समझ में आ जाएंगी। बोलोगे दिमाग नहीं लगाएंगे तो नहीं समझ में आएगी, मैं बोलता हूँ नहीं, बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगी भाई। आप देखो क्या कर सकते हो, दिमाग लगाओ। मैं सॉल्यूशन पे आता हूँ। 821 को मैं ऐड कर दूंगा 779 से, वैल्यू क्या मिलेगा 1600। अगर 1600 को मैं रूट अंडर 1600 करूंगा ना तो मिल जाएगा मेरे को 40। 1600 को मैं रूट के अंदर डालूंगा 40 मिल जाएगा। तो भाई मैं 875 को 889 के साथ प्लस कर दूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा 1764। अब मैं अंडर रूट 1764 करूंगा तो बच्चा मेरे को मिलेगा 42। ठीक है, अब वैसे ही मेरे को ना x में और 999 में मेरे को कोई चीजों को ऐड करना है जो कि मेरे को 44 का स्क्वायर मिलना चाहिए। सिंपल ना। अब बोलोगे 44 का स्क्वायर सर याद थोड़ी है, तो दिमाग लगाओगे तो सब हो जाएगा। कैलकुलेशन कर लेना, 1936 होता है। इसमें अगर 999 माइनस कर लोगे तो जो भी वैल्यू हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कहाँ पे 937, x बराबर हो जाएगा 937, BC के अंदर है। ठीक है, चलो क्लियर है। उम्मीद है चीजें समझ में आ गई होंगी। इजी या डिफिकल्ट नहीं है, दिमाग भरे लगा होगा आपका। थिप पुलिस एंड क्रिमिनल में बताओ कौन सा बन जाएगा। थिप चोर होगा, पुलिस होगा, क्रिमिनल होगा। भाई पहली बात तो पुलिस का कोई चोर और क्रिमिनल से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो चोर है अभी एक भी वो प्रकार का क्रिमिनल ही है। तो मतलब सारे क्राइम्स ही करेंगे ना, तो क्रिमिनल के अंदर थिप आ जाएगा और पुलिस बेचारा अलग हो जाएगा। ये हमारा थिप है, ये हमारा क्रिमिनल है, ऑप्शन डी सिंपल। अब देखो मैथ के क्वेश्चन है। द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज 90 सेंटीमीटर एंड इट्स डायगोनल इज 150 सेंटीमीटर। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। सुनो कहानी सुनाते हैं। एक रेक्टेंगल है, ठीक है, और इसका विड्थ क्या रहा है, क्या दे रखा है, विड्थ जो है 90 है, 90 कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका जो डायगोनल है बच्चा वो हमारा 150 है। तो बोल रहा है पेरीमीटर निकालो। भाई वो छोड़ो, पहले लेंथ तो निकालो इसकी। तो ये एक तो देखो पाइथागोरस थ्योरम से अगर यूज करोगे तो ये हमारा ट्रायंगल बनेगा, सिंपल सा ना। तो ये क्या हो जाएगा, मान लो हमारा लेंथ बराबर हो जाएगा रूट अंडर 150 का स्क्वायर माइनस 90 का स्क्वायर। तो लेंथ हमारा हो जाएगा 15 का स्क्वायर 225 और 00 कर दो, और 9 से 81 प्लस 00 कर दो, तो ये मिल जाएगा 4400। मतलब क्या 12 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर 0 120। तो लेंथ हमारा जो हो जाएगा 120। सिंपल से है ना। अब कह रहा है पेरीमीटर निकालो। पेरीमीटर बराबर होता है लेंथ प्लस विड्थ को 2 गुना कर दोगे, ये हमारा पेरीमीटर होता है। ठीक है, बोलोगे कितना गंदा लिखते हो आप, मैं बोलता हूँ हाँ मैं बचपन से लिखता हूँ। तो पेरीमीटर क्या होगा बच्चा हमारा 120 प्लस 90 इंटू 2। ठीक है, चलो 420 हो गया हमारा। ए में है 37 क्या कह रहा है, अरविंद एंड चेतन स्टार्टेड रनिंग साइमल्टेनियसली फ्रॉम द सेम पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ लेंथ 210। ठीक है, इफ अरविंद टेक्स 180 seconds to complete one round and Chetan takes 42 seconds to complete one round, after how much time will they meet for the first time at the starting point on the track। क्या कह रहा है ना, अरविंद और चेतन दो बंदे हैं,
एक सर्कुलर पाथ पे वो रनिंग कर रहे हैं, ट्रैक है जो भी, इसका लेंथ क्या है उससे मतलब ही नहीं है, ये तो क्वेश्चन में आपको बेवकूफ बनाया गया है। पूछ क्या रहा है भाई, वो मिलेंगे कब और टाइम दे रखा है। तो जब भी ऐसा सर्कुलर पाथ पे किसी बच्चे 2-3 लोगों को रनिंग करा रहे होते हैं और वहां पे ना सेकंड्स या फिर टाइम दिए होते हैं, तो उनका सिंपली एलसीएम निकाल लो ना, एलसीएम निकाल लेते हैं, और एलसीएम जो निकालोगे सेम टाइम पे वो मीट करेंगे फर्स्ट टाइम, 180 का और 420 का। अब जो भी आपका एलसीएम आ रहा है तो सिंपली आंसर कर लो, और हम क्या ही कर सकते हैं। इनका एलसीएम होता है 1260 सेकेंड्स। अब इनको मिनट में कन्वर्ट करोगे तो क्या मिलेगा, 1260 को अगर मैं 60 से कर दूंगा तो मेरा कट जाएगा 6 दूनी 12 और 1 21 मिनट्स। सिंपल है, और क्या ही कर सकते हैं। तो ये तो अभी रिसेंटली मैंने एलसीएम एससीएफ पढ़ाया था, कोस्ट गार्ड का जो लाइव क्लासेस करा रहा था, मैंने कहा था बच्चों को कि चुपचाप उस क्लासेस को करोगे। एफकैट के भी लेवल को मैं करवा दे रहा हूँ, प्रैक्टिस के दौरान चीजें सुधर जाएंगी। बट बच्चे को लगता है कि नहीं, इन्होंने तो कोस्ट गार्ड लिख रखा है तो थोड़ी, मैथ का कॉन्सेप्ट तो ऑलवेज एक ही होता है। आगे आ जाओ, 3269676 जेड में ना ये कह रहा है डिविजिबल है 22 से, तो जेड की वैल्यू बताओ। ये रूल बताओ 22 से डिविजिबिलिटी का क्या है। 2 into 11 कह सकते हो, मतलब क्या, वो तो 2 से डिविजिबल होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए, और यहाँ से 11 से भी। 2 से डिविजिबिलिटी का थ्योरम क्या है, यहाँ पे सारे नंबर क्या होने चाहिए, इवन होने चाहिए। तो भाई ऑप्शन में भी सब इवन है, तो 2 का कोई रूल लगा ही नहीं सकते यहाँ पे। 11 का रूल लगाओगे तो 11 का क्या रूल होता है, ऑल्टरनेट नंबर्स को तुम ऐड करो बाबू, ठीक है। ऐड करने के बाद देखो उनके बीच का जो डिफरेंस है वो 11 से डिविजिबल होना चाहिए, इधर वो 0 होना चाहिए। तो वैसा क्या हो सकता है, तो 3, 6 और 6 को करो एंड 2 + 9 + z करो सिंपली ना। तो 6 3 9 10 11 12, 6 3 6 6 12 3 15 ना, मैं क्या ही बोल रहा हूँ। और ये क्या हो गया भाई, ये 11 + z। अब बताओ मेरे को, मैं इसको ना 0 बनाना चाहता हूँ, ठीक है, सिंपली मैं इसको 0 बनाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, अब मेरे को ना 15 में से 15 माइनस करूंगा तो 0 आएगा। तो जेड के जगह पे मैं क्या रखूंगा कि 11 में ऐड होकर 15 बन जाएगा, ऑब्वियस चीज है, 4 में रख दूंगा, 11 + 4 15 हो जाएगा, और 15 - 15 = 0। तो मेरा 4 ऑप्शन रख लो, क्योंकि मैं जब 0 कर दूंगा ना, दोनों अल्टरनेट का सम का डिफरेंस 0 कर हो गया, तो वो 11 से डिविजिबल है सिंपली। डिविजिबिलिटी थ्योरम मैंने पढ़ा रखा है, लाइव वाले सेक्शन में जाके देखोगे तो पिछले साल ही भी इजिली मिल जाएगा, थोड़ा सा 2-3 बार स्क्रॉल करोगे मिल जाएगा। कह रहा है 2 taps A and B can fill a tank in 12 minutes, ठीक है, 16 minutes respectively. If both the taps are opened simultaneously, after how much time should tap be closed so that the tank is filled in 9 minutes? ठीक है, दोनों को एक साथ खोले जाते हैं ऑल्टरनेटेड बेसिस पे नहीं। मैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट से जाता हूँ, क्योंकि ट्रिक नहीं समझ में आएगा बहुतों को, क्योंकि जो मैं ट्रिक पढ़ाता हूँ वो कहते हैं कि सर और कोई नहीं पढ़ा रहा है इसको, आपका तरीका अलग है, ठीक है, तो है अलग है तो क्या कर सकते हैं। तो मैं बेसिक से बता देता हूँ, क्योंकि आपको अगर नहीं समझ में आएगा तो बाद में गाली वाली दे दोगे। देखो, मान लेते हैं ना कि बी कितना देर तक चला, ये निकालना है, ठीक है। तो भाई ये तो कंफर्म है ना, टैप ए 9 मिनट तक चला, एंड तक चला, तो वो 12 मिनट में कंप्लीट कर सकता था, तो उसने 9/12 टास्क किए, ठीक है। ये चीज तो समझ में आ रहा होगा आपको, कोई शक है, बोलोगे बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ये जो है ना 9 में से कुछ मिनट कम चला है, अब कितना चला है नहीं पता, मान लो x मिनट कम चला है, तो कितना चला है, तो x की वैल्यू जो आएगी वो 9 में से माइनस करा लेना, जितना चला है उतनी देर के बाद b को क्लोज किया गया है, जो कि 16 मिनट में टैप को फिल कर सकता है। टोटल टास्क हमारा जो हुआ है 1 हुआ है, 3 3 जा 3 4 जा, ये तो मैंने पढ़ा रखा था ना आपको टैप वाले में। तो 1 - 3/4 टाइम एंड वर्क में भी पढ़ा रखा था आपको, कि कोई इंसान बीच में छोड़ के चला जाता है तो 9 - x/16 को क्या कर सकते हो आप, 1/4, तो ये 4 से 4 बार में कटेगा, 9 - 4 = x, तो x = 5। और कुछ लोग जोश में इसका आंसर 5 कर देंगे, बट 5 आंसर ही नहीं है। तो भाई पूछ रहा है ना, देखो पूछ रहा है कितने देर तक चला है, तो 5 मिनट कम कर दोगे ना 9 में से, उतने देर तक चला है ये, सिंपल, ठीक है। 9 में से आप इतना माइनस कर दोगे, उतना देर चला है ये। तो ये तरीका आप उसको अप्लाई कर सकते थे, ठीक है। अदरवाइज और भी इसके शॉर्टकट्स हैं जो कि मैं अक्सर पढ़ाया करता हूँ अपने बच्चों को, देख लो इसका आंसर वही है, ठीक है। मैं कैसे पढ़ाता हूँ, देखो ट्रिक, जब भी टैप वाला चीज देना ऐसा कि मान लो कोई टैप कुछ सेकंड के बाद बंद हो जा रहा था, जो शुरू से एंड तक चल रहा है ना उसको 1 में से घटाओ। इसने कितना काम किया, 9/12 काम किया, जो ठीक है शुरू से एंड तक काम किया, जो बीच में भागा ना उसको मल्टीप्लाई कर दो, 16 मिनट के अंदर भर सकता था। 3 3 जा 9, 3 4 था, मतलब 1/4 × 16, दैट इज डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। 4 मिनट्स के बाद 4 मिनट तक ही चला है ये, सिंपल सा फंडा है कि 4 मिनट तक चला है ये और कुछ नहीं, ठीक है। देख लो कितना छोटा सा बन गया।
बट मैंने बेसिक से भी और ट्रिक दोनों समझा दिया आपको। आगे देखते हैं 14 नंबर। तरुण गिव्स हैरी अ हे, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं, स्टार्ट्स ऑफ 60 सेकेंड्स इन अ 2400 मीटर रेस एंड स्टिल बीट्स हिम बाय 40 सेकेंड्स इफ द स्पीड ऑफ हैरी नॉट हरी हैरी जो भी है यार, इज 6 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द स्पीड ऑफ तरुण। हरी है, चलो ठीक है। क्या कह रहा है देखो, तरुण और हरी दोनों एक रनिंग के लिए ना रनिंग कर रहे हैं, ठीक है। पहले समझा रहा हूँ, फिर मैं सेंटेंस को समझा रहा हूँ, फिर सॉल्यूशन बताऊंगा। तरुण बेचारा थोड़ा सोच रहे ना, इगोइस्ट इंसान है। कह रहा है हरी भाई सुन, मैं यहीं पे खड़ा हूं, तो 60 सेकंड तक भाग, जितना भाग सकता है भाग ही, छोटा भाग गया 60 सेकंड में यहां तक, ठीक है। और तब फिर कहता है तू 60 सेकंड भाग, उसके बाद मैं भागूंगा, देख तेरे को हरा के दिखाता हूं। तरुण भागना शुरू करता है और बेचारा हरी अभी यहीं पे है, उसके 40 सेकंड से पहले ही तरुण पहुंच भी जाता है। और तरुण के पहुंचने के 40 सेकंड बाद हरी पीछे से आता है, कहता है ए तू पहले ही पहुंच गया रे, हमको 60 सेकंड पहले भेज के भी, ऐसे कैसे हो गया। तो इसका मतलब क्या समझ में आया, इसका मतलब ये समझ में आया कि तरुण जो है कम टाइम लिया है हरी से। कितना कम टाइम लिया है, एक तो भाई 60 सेकंड इधर कम लिया और 40 सेकंड उधर कम लिया। बात समझ में आया, ठीक है। तो बोलोगे ठीक है, तो तरुण जो है कुल मिला के 100 सेकंड कम लिया है, ठीक है, लेस देन जो है ना क्या है, हरी है। उल्टा कर रहे हैं देखो, हरी ने जो है ना 100 सेकंड ज्यादा लिया है, तरुण ने 100 सेकंड कम लिया है। तो भाई हरी ने टोटल टाइम कितना लिया है, तो भाई उसने तो पूरा टाइम का यूज किया है। 2400 मीटर को हरी जो है 6 मीटर पर सेकंड के हिसाब से भागता है, तो 400 सेकंड का टाइम ले रहा है वो। तो वहीं पे तरुण कितना ले रहा होगा, 400 में से 300 घटा दोगे, 100 घटा दोगे तो 300 सेकंड का टाइम ले रहा है। डिस्टेंस लेकिन तो उतना ही कवर कर रहा है 300 सेकंड में, 0 कटाओ, 8 मीटर पर सेकंड के हिसाब से भाग रहा है वो बंदा। क्या ही दिमाग लगाना है क्वेश्चन में, जो लिखा है वो लिख के क्वेश्चन को सॉल्व कर लो बस, इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी एफर्ट लगाने का नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा देखो, विनोद एंड संजय वर फाइटिंग अगेंस्ट ईच अदर फॉर द पोस्ट ऑफ विलेज प्रधान, ठीक है। संजय गॉट्स 47, देखो संजय को कितना मिलता है, ये दोनों ना लड़ रहे हैं। बोलोगे किस चीज के लिए लड़ रहे हैं सर, तो मैं ये कह सकता हूँ दोनों गांव के प्रधान बनना चाहते हैं, और दोनों प्रधान बनने के चक्कर में ना ये मिल जाता है इसको 47.5% वोट, किसको, संजय को, ठीक है। एंड लॉस्ट द इलेक्शन बाय 270 वोट्स, तो जीता कौन, विनोद। अरे गजब, विनोदवा जीत गया, उस समय तो भूषण जीता था, ठीक है, विनोद जीत गया। कितने वोट से जीता होगा, तो 270 वोट से। कितना परसेंट मिला होगा वोट, भाई जब 100% में इसको 47.5% मिल गया, इसको 52.5% मिला होगा। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है ना, इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है ना बाबू, कितने का है, 270 का है। तो ये चीज आप डायरेक्टली मत निकाल लेना ना कि x का 42.5% हो गया 270, यही तो गड़बड़ हो जाता है। नहीं, टोटल वोट का 270 नहीं मिला, इन दोनों के बीच का डिफरेंस का मिला। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 5% का है, इसका मतलब x का 5% जो है ना भाई वो 270 है। तो 5 से कटाओगे, 2 बार में कटेगा, 20 बार में कटेगा, और 270 इंटू 20 कर लोगे, चीजें आ जाएंगी। तो भाई तो कह रहा है, क्या कह रहा है, हाउ मेनी वोट्स डिड विनोद गेट, ठीक है, विनोद को कितना मिला वो तो ठीक है, ये 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 और 1 5, मतलब टोटल वोट्स जो है ना ये 5400 है। तो 5400 का जो है ना 52.5% वोट जो है विनोद ले गया। अब करते रहो बैठ के नौटंकी, ठीक है, जो भी वोट है इनमें आप करते रहो, मल्टीप्लाई, गुना, भाग जो भी करोगे आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या ही आ जाएगा, तो डेसिमल में एक ले जाओगे तो फिर 5 से कटेगा, ये 27 से कट जाएगा, ठीक है, तो मिल जाएगा 2835, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर मैं एक और 10 लिखता ना तो मेरा 5 से 2 बार में कट जाता, और ये हमको मिल जाता 505, 105 मिल जाता, और ये 27 बार में, तो 27 और 105 कर आ जाएगा आपका। सिंपल है ना, ठीक है ना, ऑप्शन है क्या 2800 ठीक है, ऑप्शन भी सही है। आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, कह रहा है आपसे कि एक लड़का है, अ बॉय हैज अ टोटल ₹60 विच इज द सम ऑफ 1 रुपीज, ठीक है, 50 पैसे 25 पैसे क्वाइंस इन द रेशियो ऑफ 568, ठीक है भाई। 1 रुपीज, ½ रुपीज एंड 1/4 रुपीज, 25 पैसे को तो इतना ही लिख सकते हैं हम लोग, और क्या लिख सकते हैं,
इतने इतने के उसके पास पैसे हैं, किस रेशियो में, मान लो 5 6 8 ना, तो मान लो 5x कॉइन है, ठीक है, और 6x कॉइन्स है, 8x कॉइन है, तो टोटल रुपीज में कन्वर्ट करना है तो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 5x 6x/2 प्लस 8x/4, जिसकी वैल्यू क्या हो रही है 60 रुपीज। तो ये भाई 4 से 2 बार में, ये 2 से 3 बार में, तो 5 3 8 2 10, 10x बराबर मिल रहा है 60, तो x बराबर मिल गया मेरे को 6। तो कह रहा है 25 पैसे के कॉइन बताओ, 8x है ना सिंपल, 25 पैसे के 48 कॉइन्स हो जाएंगे, और क्या, इजी वाला क्वेश्चन था ये। 23 क्या कह रहा है, अ सम ऑफ ₹6,000 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, द एनुअल सिंपल इंटरेस्ट ऑन द फर्स्ट पार्ट एट द एनुअल रेट ऑफ 10% is equal to the annual simple interest on the second part at the annual rate of 15%. How much is the interest on first part for 1 year? देखो समझो इसको, एक इंसान है उसके पास जो है ना 6,000 रुपीज है, ठीक है, वो 2 पार्ट में इसको बांट रहा है, ठीक है, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में इसको इन्वेस्ट करना चाहता है। तो पहले में क्या करता है, 10% के इंटरेस्ट पे वो दे रहा है किसी को, और 15% के इंटरेस्ट पे दे रहा है, ठीक है, ऐसा दे रहा है वो, ऐसा मान के चलते हैं हम लोग, ठीक है। दोनों को क्या कर रहा है, एनुअल सिंपल इंटरेस्ट और द फर्स्ट पार्ट इज एनुअल रेट इतना है और इज इक्वल टू एनुअल सिंपल, देखो दोनों को जो सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है वो इक्वल आ रहा है, ठीक है, ऐसा मान के चल रहा है। तो पहले पे मान लो x रुपीज दे रहा है, दूसरे पे 6,000 में से x दे रहा है, ऐसा मान के चलोगे। तो भाई पहले ईयर में उसने x रुपीज को दे रखा था उसने 10% के हिसाब से 1 ईयर के लिए, दूसरे को उसने 6,000 में से x रुपीज जो बचा अब उसको 15% के हिसाब से दे रखा था। 100 कट जाएगा, 5 2 जा 5 3 जा कट जाएगा, मतलब 2x बराबर हो गया 6,000 इंटू 3 माइनस 3x। तो मेरा 3x उधर जाएगा तो मेरे को मिलेगा 5x बराबर 6,000 इंटू ये, तो ये 12 से मेरा कटेगा, तो 1200, मतलब हमारी जो फर्स्ट ईयर जो हमारी इन्वेस्टमेंट थी वो 3600 रुपए की थी। तो पहले साल 3600 रुपए पे कितना इंटरेस्ट मिला भाई 10% के हिसाब से, ये निकाल लो, 360 रुपए मेरे को मिले, और क्या ही मिलेगा, सिंपल सा क्वेश्चन था। 44 कर रहा है, 2 प्रिंटिंग मशीन्स A and B कैन प्रिंट 2400 हाई क्वालिटी पेपर पेजेस वर्किंग 5 hours in 5 days. Machine A can print as many pages in 2.5 hours as machine B can print in 1.5 hours. How many pages can machine B print in 1 hour? देखो ये जो समझो, पहले तो ये लाइन पढ़ो, A कैन प्रिंट, यहाँ पे इनकी क्या है, रेशियो दे रखा है दोनों का कि दोनों की क्या है, एफिशिएंसी क्या है। तो यू कह सकते हो ना कि देखो ये जो है ना, ए जो है 2.5 आवर्स के अंदर जितना प्रिंट कर सकता है, बी हमारा 1.5 आवर्स के अंदर उतना ही कंप्लीट कर सकता है। तो ये कह सकते हो ना, मैं अगर 10 से डिवाइड करके ना कटा सकता हूँ, दोनों का डेसिमल कट जाएगा, सिंपली भी मैं कटा सकता था। तो 5 5 जा 5 3 जा, ये दोनों की एफिशिएंसी जो मेरी बाबू आ गई वो 3:5 की आ गई सिंपली। और ए और बी दोनों मिलके जितना 2400 में भर सकते थे ना हाई क्वालिटी, बात समझ में आ रहा है, दोनों मिल के कह रहा है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं ना कि ए और बी दोनों मिल के, तो मतलब क्या 8 एफिशिएंसी के साथ ये 2400 को तो वर्क को तो नीचे लिखते हैं हम लोग, ये 5 आवर्स रेगुलर काम करके 5 डेज में 2400 इतने पेजेस निकाल रहे थे। तो कह रहा है भाई हाउ मेनी पेजेस कैन बी मस्ट प्रिंट इन 1 आवर। तो बी की एफिशिएंसी 5 आवर में, ठीक है, 5 एफिशिएंसी से 1 आवर में एक्स पेजेस को निकालेगा, 5 5 तो मेरा कट जाएगा, 8 इंटू 4 40 होता है, 0 0 कट जाएगा, और ये चार्ज मेरा 16 बार में 60 बार में कटेगा। एक्स की वैल्यू 60 आ गई, वो 60 पेजेस को निकाल देगा पी 1 आवर के अंदर। तो सबसे पहले एफिशिएंसी का खेल है जो आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एफिशिएंसी नहीं निकालने आ रहा है तो फिर इस काम से गड़बड़ हो जाएगा। 45 करा, अ डीलर सेल्स एन आर्टिकल एट 850 आफ्टर ऑफरिंग अ कैश डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन इट्स मार्क प्राइस, without discount he would have earned a profit of 25%. what is the cost price of the article? चीजों को समझो बहुत अच्छे से, देखो क्या कह रहा है। एक डीलर है ना, वो 850 रुपए में सेल कर रहा है, क्यों भाई, सेलिंग प्राइस है, और मार्क प्राइस मतलब एमपी पे जो डिस्काउंट दे रहे हो वही हमारा सेलिंग प्राइस होता है। मतलब हमारा एमपी जो है ना, मार्क प्राइस जो है उस पर हम 15% का डिस्काउंट देंगे तो 85% पे बेचेंगे, जिसकी प्राइस मेरी 850 रुपीज हो रही है, जो कि 10 टाइम में कटेगा, मतलब मेरा मार्क प्राइस 1000 है। अगर इसी को हम सेलिंग प्राइस बना दें, ठीक है, तो प्रॉफिट हमको 25% का हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस बताओ कितना हो जाएगा,
भाई कॉस्ट प्राइस पे अगर हम 125% का प्रॉफिट कमा रहे हैं तो उसकी वैल्यू 1000 हो रही है। यही तो सवाल में कह रहा है। 25 से 5 बार में कटेगा, 25 से 4 बार में कटेगा, 5 से ये कटेगा 2 बार में, और ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस मेरा 800। इसको हम ऑरली सॉल्व कर सकते थे अगर थोड़ा सा दिमाग लगा लेते तो आप। चलो 46 नंबर कह रहा है द एवरेज सैलरी पर हेड ऑफ द इंटायर स्टाफ of an office including officer is rupees 80. The average salary of officer is rupees 480 and of clerks is rupees 60. Given that the number of officer is 15, what is the number of clerks? देखो भाई क्या कह रहा है, इसके अंदर चीजों को समझो आप, ठीक है, किस तरीके से समझना है। इसको पता है, सेंटेंस जब पढ़ने के बाद चीजें इस तरीके से समझ में आ रही है ना कि पहले मान लो ए नाम का कोई चीज है, बी नाम की कोई चीज की वैल्यू है और दोनों का मिक्सअप करके कोई वैल्यू दे रखा है, तो उसमें मिक्सचर का लॉ लगा दो, सिंपल सा फंड है, ठीक है। उसमें मिक्सचर नाम का लॉ, मिक्सचर देखो लंबी क्लासेस बनती है तो मैं इरिटेट होने लगता हूँ, फिर मैं बोलने में थोड़ा सा वो होता है, तो मैं बोल रहा हूँ बार बार, चीजों को उल्टा पलटा मत मान लेना। मिक्सचर लगा देना, ठीक है, मिक्सचर का लॉ, मिक्सचर का नियम लगा देना, मिक्सचर्स लॉ का आप यूज कर सकते हो। द एवरेज सैलरी पहले समझोगे ना, पर हेड ऑफ द इंटायर स्टाफ ऑफ एन ऑफिस इंक्लूडिंग ऑफिसर, मतलब क्या है, क्लर्क और ऑफिसर का मिला के जो है एवरेज है, जो भी है 80 रुपीज है, ठीक है। और वहीं पे सिर्फ ऑफिसर्स का बात कर लेंगे ना तो 480 रुपीज है, और सिर्फ क्लर्क का बात कर लेंगे ना 60 है। तो भाई यहाँ पे हम मिक्सचर्स लॉ नहीं लगा सकते हैं, सिंपल है ना, ऐसे क्रॉस माइनस कराओगे तो 80 में से 60 माइनस कराओगे तो 20 हो जाएगा, और 480 में से 80 कराओगे तो 400, 1:20 हो जाएगा, इनका रेशियो आया। तो कह रहा है आपसे ऑफिसर जो है ना 15 है ये, तो मान लो ऑफिसर 15x की वैल्यू 1 है तो एक ठीक है ऐसा मान लो, या फिर मैं उल्टा बोलता हूँ, अगर मान लो जो x की वैल्यू आई है 1x, ऑफिसर्स के नंबर का रेशियो यहाँ पे 1 है, तो ये 1x का वैल्यू अगर मान लेते हैं 15 है तो मेरा 20x की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो भाई 20 इंटू 15 300, क्लर्क जो है ना 300 हो जाएंगे। मिक्सचर एलिगेशन का कॉन्सेप्ट लगा सकते हो आप, क्यों ही हम सिंप्लीफिकेशन करके लंबा करें इस सवाल को, ये कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया भी था आपको। आगे देखो 47 नंबर क्या कह रहा है, 47 द रेडियस ऑफ द इनर सर्कल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 9√3, व्हाट विल बी द पेरीमीटर ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल। भाई मान लो एक ट्रायंगल है, इसमें एक सर्कल है, इसका इनर जो है ना, इनर सर्कल है, तो इसका रेडियस दे रखा है 9√3, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a/√3। जो इनर सर्कल का रेडियस का फॉर्मूला यही होता है जिसकी वैल्यू 9√3 दे रखी है। तो भाई इसका पेरीमीटर निकाल लो ना, तो पहले साइड की, मतलब a क्या है हमारा, साइड है, तो साइड की वैल्यू निकाल लो, ये सारे a हैं, तो क्या लिखोगे 9√3, या फिर चलो 2√3 इंटू 9√3 कर लो, 9 दूनी 18 इंटू 3 ये है, और साथ में क्या करोगे 54, तो क्या हो जाएगा भाई, तो हमारा पेरीमीटर क्या होता है a इंटू 3, तो 54 इंटू 3 कर लोगे तो 162 हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, इसकी वैल्यू निकालो, 0.5 को डिवाइड करोगे 0.05 इंटू 0.05 से, ठीक है। तो मैं यूं लिख सकता हूँ ना, 0.5 को ना मैं लिख सकता हूँ 0.5 इंटू 0.5, सिंपली डिवाइडेड बाई करो ना, 0.5 को तुम डिवाइड करोगे 0.5 से तो ये तो कट के 1 आ जाएगा, इंटू 0.5, सिंपल है। तो ये कट के तो भाई 1 आ गया, ठीक है। अब ये मेरे को मिल रहा है 10/5, क्यों, क्योंकि मैं इसका डेसिमल ऊपर ले जाऊंगा, और ये मिल रहा है मेरे को 5/10, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे ना, तो 100/25, तो कट के मिल जाएगा मेरे को 4। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आप इस सिंप्लीफिकेशन को, आपको अगर और भी इससे बेसिक से जाना चाहते थे तो आप कर सकते हो, इसको कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी नहीं कि, या फिर और भी कोई शॉर्ट मेथड आपके पास है तो उससे भी कर सकते थे, जरूरी नहीं कि सामने वाला इंसान जिस तरीके से कर रहा है इसको हम भी उसी तरीके से करेंगे, ना ना ना, अपने हिसाब से चीजों को करो, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। 49 नंबर देखो भाई क्या कह रहा है, देखो अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट प्रोड्यूस्ड 3 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स XYZ, एक कंपनी है XYZ नाम का कोई प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है। द प्रोडक्शन क्वांटिटीज फॉर ईच प्रोडक्ट ओवर 4 क्वार्टर्स आर गिवन इन द टेबल बिलो। 4 क्वार्टर्स हैं, क्वार्टर 1 2 3 4, इनमें एक्स में कितना प्रोडक्ट हुआ, वाई में, जेड में, ये सारे क्वार्टर्स का ये डेटा है। अब इसके अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन को सॉल्व करो, कैलकुलेट द परसेंटेज इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट एक्स फ्रॉम क्वार्टर 2 टू क्वार्टर 4।
मतलब क्वार्टर 2 में एक्स का प्रोडक्शन जो है ना क्वार्टर 4 तक कितना परसेंट इंक्रीज हुआ। तो भाई क्वार्टर 2 जो है एक्स का था हमारा 600, क्वार्टर 4 जो हमारा है बढ़ के 800 हो गया, 200 की इंक्रीजमेंट हो रही है। 200 किस में बढ़ा है? 600 में। 600 से 800 हुआ, मतलब 600 से 200 इंक्रीज हो रखा है। डबल जीरो कटाओगे तो 200/6 कहोगे तो 33.33% हो जाएगा हमारा। सिंपल। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन अ रेस अराउंड अ सर्कुलर टास्क एन एथलीट रन्स एट 10 मीटर पर सेकेंड इन द फर्स्ट राउंड, एट 20 मीटर पर सेकेंड इन द सेकेंड राउंड एंड 30 मीटर पर सेकेंड इन द थर्ड राउंड। फाइंड इज एवरेज स्पीड इन मीटर पर सेकेंड फॉर द रेस। ठीक है, करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। अब इसमें सॉरी एलसीएम का लॉ मत लगा देना। आपसे ये नहीं पूछा है ना सॉरी आपसे ये नहीं पूछा गया है ना कि इसमें वो कब मिलेंगे फर्स्ट टाइम पे, नहीं, एवरेज स्पीड पूछा है। तो देखो जब भी ऐसी चीज हो ना, सिर्फ स्पीड्स दिए हैं लोगों के, कुछ और डेटा दिया ही नहीं। तो मान लो सारे 1-1 किलोमीटर जा रहे हैं, तो टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम होता है। तो मान लो D1 3 किलोमीटर हो गए, और टाइम अपने को पता नहीं है, तो टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बाई स्पीड। तो पहला 1 किलोमीटर जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से, दूसरा 1 किलोमीटर जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से, तीसरा 1 किलोमीटर जा रहा है 30 किलोमीटर पर या फिर मीटर पर सेकेंड के। तो 3 मीटर जा रहे हैं बंदे, वो 60 हमारा एलसीएम हो रहा है। तो ये हो गया 6, 3 and 2। तो भाई 3 × 60 और 6 3 होते 11, 180/11 कर लो। तो 11 से एक बार में जाएगा हमारा, और 11 6 हो जाएगा ये हमारा। कर लो यार, दिमाग अब सनक रहा है। ठीक है, ये 70 हो गया ना, तो 6 बार में जाएगा, और तो डेसिमल बैठाओगे 0 आएगा 9। तो है क्या यहाँ पे कुछ भी? 11 से 9 बार में 99 हो जाएगा, नहीं। वैसा तो कुछ आ ही नहीं रहा ऑप्शन में, 11.9 है ही नहीं, या फिर मैंने कुछ गलती किया होगा। मैं इसको मिटा के फिर से कर देता हूँ, इसमें क्या ही दिक्कत है। बट 16 पॉइंट पता है, देखो हम इसको डायरेक्टली भी आंसर कर देते हैं, बट ऑप्शन में 2 ऑप्शन ऐसे दे रखे हैं, तो डायरेक्टली आंसर करना सही नहीं है। गलती पता क्या किया था? 11 × 6 60 लिख दिया था मैंने, 66 होता है। ठीक है, क्या था हमारा 180, तो हो गया ना यहाँ पे 66 हो जाएगा ना 6 बार में, तो ये 4 हो गया। वो ठीक है, 16.3 आ रहा है, तो मतलब 16.3 वाला ये है। उस समय मैंने यहाँ पे 66 को ना 0 समझ के सॉल्व कर दिया था, इसलिए गलत आ रहा था। चलो ठीक है, लास्ट क्वेश्चन था, चीज़ें हमारी क्लियर हो गई। बहुत ही बेसिक का कॉन्सेप्ट था। वो कमेंट करके बताओ कितने क्वेश्चंस के आंसर आपने सही किया। एंड गाइस आपको पता है, फिर से बताऊं, जाने से पहले आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मॉक जंक्शन को। ठीक है, इस पे हम कुछ बड़ा टारगेट कर रहे हैं, टाइम बहुत ज़्यादा दे रहे हैं इस पे, हम लोगों को हायरिंग चल रही है। और ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।